या गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके, सो आप लोगों ने हम लोग जो है लास्ट टाइम जो पोम कर रहे थे द वर्म, आपने वो पढ़ के देखा होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। समझे होंगे आप, है ना? थोड़ा सा रीड करके देखा होगा। तो हमने उसकी बैक एक्सरसाइज की थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने दिए हैं, तो हम वो कर लेते हैं आज। थोड़ा सा वो एक रिकैप भी हो जाएगा जो आपने मेरे से समझा पिछली क्लास में। ओके, तो मैं 1 मिनट शेयर करती हूँ आपके साथ। यस ये आपकी एक्सरसाइज दी है पेज नंबर 38 पर। ठीक है, इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेस हम लोग कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द पोएट अपील टू अस टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अ वर्म। ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको अपनी जो एक वर्कशीट है या आपको एक रिसोर्स मटेरियल समझो, मैंने उसमें इसके आंसर्स लिखे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी ग्रुप में, सो दैट आप इसको अच्छे से कर सकें। अनदर थिंग इज क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने करके दिया है उसके अंदर, तो लेकिन मैं भी आपको पढ़ के थोड़ा समझा देती हूँ, सो दैट जब आपके पास ये मटेरियल पहुंचेगा तो आप इसको अच्छे से अपनी रजिस्टर्स में आंसर्स उतार सकेंगे और एग्जाम में भी कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके नाउ आई एम गोइंग टू माय रिसोर्स मटेरियल। इसको थोड़ा सा और उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करूंगी जैसे वर्ड मीनिंग्स हैं, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको करने में। चलिए, तो हाँ जी, तो पहला इसका क्वेश्चन है बेटा, राइट। First question is, why does the poet appeal to us to respect the life of a worm? ठीक है, हमें पूरी कविता में जो हमने पढ़ा उसके अंदर आपने समझा कि हमें जो है एक छोटे से कीड़े की भी इज्जत करनी चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है इस संसार में। गॉड हैज क्रिएटेड ऑल ऑफ अस विद अ पर्पस, और वो पर्पस क्या है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फूड चेन का, इफ यू रिमेम्बर, है ना, कि छोटी मछली को बड़ी खाती है और उस बड़ी को और बड़ी खाती है। तो ऐसा ही नहीं है कि ये फूड चेन बना हुआ है ऐसे ही। देर इज अ पर्पस, देर इज एन इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारा जो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर हर प्रकार के जीव हैं। ठीक है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई मतलब दूसरे एक जो है दूसरे को खाता है। तो अगर ऐसा है तो वो भी किसी रीजन से है। ये फूड चेन भी, ये जो खाने की प्रक्रिया है, जो एक छोटे को बड़ा और बड़े को और बड़ा खाता है, उसका भी कोई मतलब है। ठीक है, और इस कविता के द्वारा, थ्रू दिस पोम, poet is not just talking about the worm, the importance of a worm. By talking about the importance of the worm, he is actually doing what? Laying an importance on this fact. इस बात की महत्वता को बताते हैं, महत्ता को, कि एक छोटा सा कीड़ा, अगर हम उसकी इज्जत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी इस संसार में हैं लोग, इस पृथ्वी पे हैं, हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए, उसको उसके जीवन भरपूर जीने का उसको मौका देना चाहिए। ना कि ये कि हम सेल्फिश हो जाएं और सिर्फ अपनी बात करें या अपना जीना और जीने का सोचें या अपनी लाइफ को एंजॉय करने का सोचें। नो, हमें हर इंसान की कीमत, हर जानवर की कीमत, हर कीड़े की कीमत को रियलाइज करना है। ओके,
So why does the poet appeal to us? Appeal वो क्यों हमें कह रहा है to respect the life of a worm? तो इसका आंसर बना बेटा, the poet reminds us that even the smallest creatures, छोटा सा भी creature है ना, are created by God. वो तो गॉड का क्रिएशन है, एंड दे हैव अ राइट टू लिव, और उनको पूरा हक है कि वो अपनी जीवन को जी के और नेचुरल डेथ से ही जाएं इस संसार से, ठीक है ना। सो और आपको मालूम है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कीड़े की जो लाइफ स्पैन है, जो उसका जीवन है, वो बहुत छोटा होता है बेटा, शायद वो 1 दिन या 2 दिन रहता है, ठीक है। तो हमारी लाइफ से अगर आप कंपेयर करो तो कितना छोटा है, और अगर हम उसी छोटे से जीवन का भी अंत कर दें, वी पुट एन एंड टू इट, तो कितना गलत बात है ना। सो ये इसका पहला जवाब हुआ। सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट, Why do you think God created worms? अब हम ये तो कह रहे हैं कि वर्म्स को नहीं मारना है, ठीक है, लेकिन भगवान ने वर्म्स पैदा ही क्यों किए? कभी कभी हमारे मस्तिष्क में ये सवाल उठता है, होता है कि नहीं होता है, हम सोचते हैं। सो व्हाट इज देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? ऐसी क्या चीज है इकोलॉजिकल, एनवायरमेंट रिलेटेड, ऐसी पर्यावरण से रिलेटेड हमारा ऐसी क्या चीज है जो हम ये कहते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भगवान ने उसको पैदा किया है। वर्म्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर। जो कीड़े हैं छोटे छोटे, ये भी एक बहुत एक महत्वपूर्ण एक उनका एक हिस्सा है, एक वो एक योगदान है उनका, ठीक है, हमारी इस नेचर को, प्रकृति को बना के रखने में। एंड व्हाट इज दैट? दे लूजन द सॉइल। अब मैंने आपको बताया कि कीड़े, इट्स जस्ट अ क्विक रिकैप, जो मैंने पिछली बार बताया उसी को मैं जल्दी से दोहरा रही हूँ, कि वो मिट्टी के अंदर अपना घर बनाते हैं, राइट। तो अगर वो मिट्टी के अंदर घर बनाते हैं तो उसमें से जब वो निकल कर आते हैं और फिर वापस अपने घर में जाते हैं बेटा, तो क्या होता है, उससे सॉइल जो है सॉफ्ट होके लूज हो जाती है। नहीं तो आपने नोट किया होगा कि जब हम एक गमले में मिट्टी डालते हैं, ठीक है, उसमें पौधा उगा हुआ है, और अगर हम उस मिट्टी को, अगर हम उसको थोड़ा सा खोदते नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना मिट्टी थोड़ी थोड़ी खोद दो तो उससे उसके अंदर हवा जाती है और वो ब्रीथ करता है, ठीक है, नहीं तो वो मरने लगता है, उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो आप ये सोचो कि ये तो नेचर ने, गॉड ने क्रिएट करके दिया है हमें, है ना, कि वो अगर कीड़े उसके अंदर बाहर जा रहे हैं बेटा, तो उसके अंदर छोटे छोटे, इट बिकम्स पोरस, वो छोटे छोटे जो है उसके ऊपर जो है एक होल्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू एयर पास होती है, पानी भी रूट्स तक पहुंचता है, ठीक है, और सूरज की किरणें भी, ठीक है, वो मतलब किरणें तो खैर नहीं जाएंगी, पर एक हल्की सी गर्माइश जो उस पौधे की ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सब उसको मिलता है। सो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्प प्लांट्स टू ग्रो, एंड दिस हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो, और इससे, ऐसा करने से वो एक पौधे को अच्छा, एक स्वस्थ रूप देते हैं। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, अब आप जो ये कीड़े हैं, जब ये कुछ ये मिट्टी भी खाते हैं और थोड़ा सा एक्सक्रीट भी करते हैं, निकालते भी हैं, है ना, तो वो जब हमारी मिट्टी में मिल जाता है वो सब कुछ, और कभी कभी ये कीड़े मर भी जाते हैं ना अंदर, तो मरने से भी जब उनकी जब ये मिट्टी के अंदर घुल मिल जाते हैं, तो वो भी हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है, ठीक है बेटा। एंड दिस इज हाउ वी मेंटेन द बैलेंस ऑफ लाइफ। और आप देखो तो इसका मतलब दे हैव सम इम्पोर्टेंस, दे हैव सम रोल टू प्ले, कुछ उनका एक अपना एक योगदान है, राइट। तो हमें इस तरह से, ये एक रीजन है कि गॉड हैज क्रिएटेड वर्म्स, तो दिस इज द पर्पस। लिव एंड लेट लिव इज अ फेमस प्रोवर्ब, ओके। अब जियो और दूसरों को भी जीने दो। विच लाइन्स फ्रॉम द पोम सपोर्ट दिस प्रोवर्ब? ऐसी कौन सी लाइंस हैं? अब देखो, प्रोवर्ब वो शब्द होते हैं, आप उनको बोलो शब्दों का एक समूह होता है, जिसमें हम कोई एक अच्छी बात किसी को सिखा जाते हैं, ठीक है, उनको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। जिसमें हम कोई सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं, उसको एडवाइस भी बोलो, या हम कोई बहुत अच्छी एक सीख, एक लेसन देते हैं,
तो ऐसे शब्दों के समूह को हम प्रोवर्ब कहते हैं। और यहाँ पे क्या है प्रोवर्ब? लिव एंड लेट लिव, आप जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो ऐसी कौन सी लाइंस है क्वेश्चन में है हमारी कविता में जो कि इस प्रोवर्ब को बताता है, जताता है? The lines that reflect this idea are those where the poet urges us. urges का मतलब हमें पोएट हमें इस चीज पे बहुत जोर देता है, ठीक है, इस बात को बताते हुए बहुत जोर देता है, नॉट टू किल और हार्म द वर्म, मारो मत वर्म्स को, ना ही उनको हानि पहुंचाओ, बट इंस्टेड लेट इट लिव। मैं इस वाली लाइन को पढ़ रही हूँ बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। बट इंस्टेड लेट इट लिव पीसफुली, उसको भी शांति से जीने दो, सिंस इट टू इज वन ऑफ गॉड्स क्रीचर्स, अब वो गॉड का क्रिएशन है, गॉड ने उन्हें बनाया है, ठीक है, और जीवन दान किया है, तो उनको भी वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, उनको जीने दो, मारो मत, ना ही कोई हानि पहुंचाओ, ठीक है। सो दिस शोज, ये क्या चीज बताता है, ये लाइंस हमें क्या बताती हैं? लिव एंड लेट लिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आई मीन डी पार्ट। डज द पोम, मैं ये पढ़ रही हूँ, डज द पोम अर्ज अस टू प्रोटेक्ट ओनली वर्म्स? क्या वो हमें सिर्फ ये कहना है कि कीड़े मकोड़ों को ही बचाओ, भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द जनरल मैसेज कन्वेड थ्रू दिस पोम? इस कविता के द्वारा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज है, संदेश है, जो पोएट सबको पहुंचाना चाहते हैं? तो वो है, वो कहते हैं नो, द पोम इज नॉट लिमिटेड टू वर्म्स। जो कविता है वो सिर्फ वर्म्स की बात नहीं कर रही बेटा, इट्स ब्रॉडर मैसेज इज दैट ऑल लिविंग बीइंग्स however small deserve to be treated with respect and allowed to live. हर एक क्रीचर इस दुनिया का, उसको पूरा पूरा राइट है, राइट टू लिव, कि वो अपना जीवन अच्छे से, पीसफुली, खुशी से जिए। क्योंकि जहां पर बेटा आपको एक हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जहां तलवार नहीं वहां सुई काम आती है। अब आप कहेंगे तलवार और सुई में तो कोई जान नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, ये तो निर्जीव चीजें हैं, they don't have life in it, there is no life in it, है ना। सुई में और तलवार में तो कोई जान नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि चलो तलवार और सुई तो हमने बनाई, भगवान जी ने नहीं बनाई, गॉड हैज नॉट क्रिएटेड देम, हमने बनाई है ना, लेकिन हमने भी तो कुछ सोच के बनाई है। जहां पे इतनी बड़ी तलवार काम नहीं आती, वहां सुई से हम सिलाई करते हैं, तलवार से तो नहीं सिलाई कर सकते। तो कहने का मतलब है कि हर एक चीज बेटा जो है हमारे आसपास या इस पूरी नेचर में सॉरी बेटा, वो सब इम्पोर्टेंट है। हमें किसी भी चीज को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए, किसी को कम इंपॉर्टेंस या किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, राइट। आई होप आप ये समझे होंगे। और फिर इसके नीचे मैंने एक लाइन में ये लिख दिया है, एक सेकेंड, या द जनरल मैसेज इज अबाउट कंपैशन, कोएग्जिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ। कंपैशन का मतलब हमें एक दूसरे के साथ सहानुभूति होनी चाहिए ना, हमें एक दूसरे का दुख दर्द सब समझना चाहिए, परेशानियां समझनी चाहिए, तभी ये संसार चल सकता है। हमें सेल्फिश बन के हम नहीं जी सकते, ठीक है। और फिर कोएग्जिस्टेंस का मतलब हुआ कि हम सब ने एक साथ जीना है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कहें ये तो छोटा है, बेकार है, छोड़ दो इसको, नहीं, वी ऑल हैव टू कोएग्जिस्ट। को मतलब साथ साथ, ठीक है, हमें सबने एक साथ रहना है, मिलकर रहना है, तभी ये संसार अच्छे से चल सकता है। एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ, और हमें जीवन की कीमत समझनी चाहिए, उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। गॉड ने हमें दिया है ना ये लाइफ, राइट। तो इतना आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसके साथ साथ
ये तो मैंने एनालिसिस दिया है, अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगी क्योंकि इसको मैं मराठी और हिंदी दोनों में डालूंगी, सो दैट आपको ये चीज समझ आ जाए। ये आपकी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपको बता रही थी, ये उसका ही पार्ट, ठीक है, जिसमें मैंने थीम, टोन, टोन क्या है, टोन का मतलब आप, थीम तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, लेकिन टोन का क्या मतलब होता है ना, टोन का मतलब किस आपका जो मूड और जो टोन है, जो आपका एक स्टाइल है, जो आप क्या कहना चाह रहे हो, कोई गंभीर बात कर रहे हो या कोई ह्यूमरस बात कर रहे हो, हंसी की बात कर रहे हो, है ना, कहते हैं ना कि किस टोन में, या आप किसी के साथ कटाक्ष कर रहे हो, ये हम कहते हैं ना कि टोन में, किस टोन में बात कर रहे हो, तो ये कैसी टोन है बेटा, ये मॉरल है, जेंटल है, परसुएसिव है। मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ। जेंटल का मतलब बहुत प्यार से, आराम से, कोई गुस्से में नहीं। मॉरल की हमारी कोई एक एथिकल, हमारी कोई एक हमें क्या करना चाहिए जीवन में, है ना, वो हमारे मॉरल्स होते हैं ना, जो सही काम करना है, तो वो जो सही काम हमें सिखा रहे हैं, ये वो वाली टोन, राइट। एंड परसुएसिव का मतलब होता है जब आप किसी को बार बार कहते हो उस कार्य को करने के लिए, यू परसुएट समबडी, ठीक है। यू परसुएट का मतलब होता है आप जब किसी को बार बार आग्रह करते हो या बार बार कहते हो, रिपीट करते हो, बोलने के कोई काम करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, इट्स कॉल्ड परसुएट। और डिसुएट उसी का ऑपोजिट होता है, ठीक है। ऑपोजिट का मतलब विपरीत शब्द, परसुएट, डिसुएट। डिसुएट का मतलब होता है आप जब किसी को रोकते हो उसको करने से, उस काम को, देखा ना, या अलग दो दो अलग शब्द हो गए, परसुएट एंड डिसुएट करना, किसी को कुछ करने के लिए उकसाना, और डिसुएट का मतलब किसी को काम करने से रोकना, राइट, समझ गए। तो ये एक है। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली इससे ह्यूमन काइंडनेस और हमारी एक रिलीजियस सेंटिमेंट भी है। रिलीजियस सेंटिमेंट तो है ही ना, क्योंकि हम गॉड पे बिलीव कर रहे हैं, तो गॉड तो इज, हम सब रिलीजियस माइंडेड है हम लोग, हम भगवान ईश्वर को याद कर रहे हैं इस चीज में। ओके, अब है स्ट्रक्चर इन स्टैंजास एंड राइम इन रिदम। आपने रिदम, आपने राइम स्कीम तो इजीली आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था राइम स्कीम क्या होता है। जब हम कविता की लास्ट वर्ड का लास्ट साउंड, है ना, वो देखते हैं कि कौन सा साउंड आ रहा है और वो किसके साथ मिल रहा है, तो हम उसको ए और ABC हमने इस तरह के वो किए थे ना। चलो वो भी मैं आपको करके दूंगी, बट तीनों लैंग्वेजेस में करके दूंगी, और तब तक आप एक तरह से इसको पढ़ के समझना कि इसके अंदर कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है, ठीक है ना। तो उसके बाद आया आपके जो पोम के स्टैंजाज हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। एंड हर स्टैंजा में कोई ना कोई एक मॉरल मैसेज है आपका, आपने क्या करना चाहिए लाइफ में, किस चीज में बिलीव करना चाहिए, ठीक है, वो सब उन छोटे छोटे स्टैंजाज में बांटे हुए हैं पोएट ने। और उन्हीं से हमारा सेंट्रल आइडिया, थीम या हमें मैसेज जो हमने डिस्कस किया कि वी ऑल शुड हैव कंपैशन, वी ऑल शुड believe in coexisting, we all should value life because this life has been given, granted by God and none other, किसी और ने नहीं दी है, भगवान ने दी है, ईश्वर ने, ठीक है। तो हर 4 लाइनें, हर उसके अंदर जो स्टैंजर्स बटे हुए हैं, वो हर लाइन में आपको यही मैसेज कन्वे किया जा रहा है। ये हुआ। तो इसके आगे मैंने आपको ये बताया था कि इसके फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस, जो हमारी किसी भी कविता का एक गहना होता है, ठीक है, उस कविता को आकर्षित बनाता है, उसको हमें याद करने में आसानी रहती है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। तो उसमें क्या क्या आया, पर्सोनिफिकेशन आया। मैंने आपको कहा था व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन जब हमने पिछली कविता की थी, याद होगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन, हम सब इंसान हैं, हमारी कुछ फीलिंग्स हैं, हमारी कुछ इमोशंस हैं, है ना, और हमें हमें अच्छा लगता है, बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ाहट भी होती है ना, ईर्ष्या भी होती है, बहुत सारे हमारे हमारे 9 रस हैं, ठीक है। और हमारे वो 9 रस जब मिलके
अगर हम उन 9 रसों को, वो तो हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर जिंदगी है, लाइफ है, तो हम वो फील करते हैं, लेकिन एक निर्जीव चीज में तो नहीं होगा ना। एक पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, जो भी है, क्या उसके अंदर कोई जान है? नहीं है। लेकिन अगर हम उसके साथ अपनी ह्यूमन फीलिंग्स, हमारे अंदर जो 9 रस हैं, उनको हम जोड़ देते हैं उसके साथ, कुछ भी बोलते हैं कि ये गुस्से में है, ये चिढ़ रहा है, या कुछ भी, एनी फीलिंग या कोई इमोशन, किसको दर्द हो रहा है, इमोशंस के अलावा, फीलिंग्स के अलावा, ये कि उसको कैसा महसूस हो रहा है ना, उसको दुख हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है, तो जब हम ये चीजें जोड़ देते हैं निर्जीव चीज के साथ, तो वो बन जाता है personification. So the worm is presented as if it has feelings and a right to live. अब वर्म है, एक कीड़ा है, उसके अंदर तो 9 रस नहीं है ना बेटा, जीवन है पर 9 रस नहीं है, लेकिन हमने उसको, वर्म को हमने उसको ऐसे प्रदर्शित किया जैसे कि उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी बुरा लगता है, उसको भी गुस्सा आता है, वो भी खुश होता है, ठीक है। तो जब हम ऐसी भावनाएं, ऐसी चीजें, एक निर्जीव चीज या ऐसी चीज जिसके अंदर जान है लेकिन वो इन चीजों को महसूस नहीं करता, अगर हम उसके साथ हम जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन, राइट। Alliteration, again, repetition of sounds for musical effort, इफेक्ट। अगर आपका, जैसे आपको राइम स्कीम में तो आप आखिरी के लेटर्स देखते हो, आखिरी का सिलेबल देखते हो, लेकिन एलिट्रेशन में आप पहले वाला देखते हो, वही अक्षर जो पूरी लाइन में, अगर एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो रहा हो, या उसका कुछ पहला सिलेबल, पहला लेटर, ABCDEFG, ये लेटर्स होते हैं, ये अगर उसमें अल्फाबेट जो है अगर वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है, सपोज अगर मैं ये कहती हूँ कि कुछ भी, एक लाइन आपकी, मैं यहीं से कविता से उठाती हूँ, जैसे मैं बोलूँ ह्यूमन, है ना, हम्बल ह्यूमन, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, अभी जैसे आपने यहाँ पे देखोगे स्पेलिंग हम्बल लिखा हुआ है, अब इस हम्बल के साथ अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन, HUMAN जोड़ देती हूँ, ठीक है, ह्यूमन मतलब इंसान, तो आपने देखा ह्यूमन में भी H आ रहा है। मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको यहाँ पे सपोज, यहाँ पे मैं हटा दूंगी, इसका भी यहाँ पे कोई मतलब बन नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ ह्यूमन, ठीक है, तो आप देखोगे एक ही लाइन में यहाँ पे H भी आ रहा है और यहाँ पे भी H आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा कि ये H और H, आप कहोगे मैम ये तो एक ही लाइन में रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा ये, आई एम सो सॉरी, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ इसका एलिट्रेशन का दे रही हूँ, ना कि सिंबलिज्म का। तो अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, एक सेकेंड, इसको, ताकि थोड़ा सा ये, ठीक है, मैं यहाँ से हटा दिया इसको, ताकि आप इसको मत कंफ्यूज करो, सिंबलिज्म को, राइट। अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ हम्बल एंड ह्यूमन, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे H हो रहा है और यहाँ पे भी H आ रहा है। तो अगर ये किसी कविता में, अगर मैं बीच में से ये हटा रही हूँ कॉमा, अगर ये किसी एक ही लाइन में कविता की रिपीट हो रहा है, ये इस तरह से सिलेबल, पहला H या कुछ भी हो सकता है, S रिपीट हो रहा है, A रिपीट हो रहा है, B रिपीट हो रहा है, उसी सेम लाइन में, उसी पंक्ति में, तो वो बन जाएगा हमारा एलिट्रेशन, ठीक है। ये मैंने ऐसी एक आपको एग्जांपल दिया बताने के लिए कि कैसे एलिट्रेशन बनता है। रेपिटेशन होता है बेटा, जो certain ideas like respect for life are repeated to emphasize the moral, कोई भी एक लाइन जो बार बार रिपीट हो रही है आपकी कविता में, बार बार दोहराई जा रही है, उसको हम रेपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो सर्टेन इंटरवल के बाद होती है, जैसे 3 लाइन आई और चौथी फिर वही आ गई, फिर नेक्स्ट 3 लाइन आई और फिर चौथी लाइन वही आ गई, तो हम उसको रिफ्रेन भी बोलते हैं।
अभी आप शायद आपने क्लास 8 में रिफ्रेन नहीं पढ़ा होगा, 9th में पढ़ोगे, बट हम उसको फिर रिफ्रेन बोलते हैं। जब कोई एक लाइन जिसके अंदर आपकी कविता की मैसेज, जो संकेत जो दे रहा है, जो एक संदेश देना चाह रहा है पोएट, अगर वो उस लाइन के थ्रू रिपीट कर करके उसको दोहरा दोहरा के जो कवि है वो बता रहा है उसको, तो फिर हम उसको रिफ्रेन बोलते हैं। चलिए अभी आप रिफ्रेन को छोड़ दीजिए, आप इस रेपिटेशन को याद रखिए कि इसके अंदर क्या चीज रिपीट हो रही है, कि वी शुड रेस्पेक्ट लाइफ। ये बात जो है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना, तो हम उसको रेपिटेशन बोलते हैं। सिंबलिज्म होता है बेटा, द वर्म सिंबलाइजेस ऑल ह्यूमन निग्लेक्टेड क्रीचर्स इन नेचर। अभी जैसे मैंने आपको डी पार्ट, आपका जो क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट था ना, जिसमें जनरल मैसेज की बात हो रही थी, तो मैंने आपको क्या बोला था कि वर्म बोल रहे हैं, लेकिन वर्म यहाँ पे एक सिंबॉलिक है, वो सिंबलाइज करता है। वो किस चीज को किस चीज की का एग्जाम्पल है, कि मतलब हमें हर जीवित चीज की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको उसका जीवन चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको जीना अलाउ करना चाहिए, ना कि ये कि हम उसको मार दें। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसको कहते हैं सिंबलिज्म। सिंबल, सिंबल्स करते हो ना आप लोग, मैथमेटिक्स में भी सिंबल्स होते हैं, राइट। आप मैप करते हो ज्योग्राफी में, उसमें भी सिंबल्स होते हैं, रिवर का सिंबल होता है, प्लेटो का सिंबल होता है, राइट। और इसका ओशन का, इन सब का हम लोग एक सिंबल्स बनाते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। तो सिंबल्स मतलब चिन्ह, और वो यहाँ पे चिन्ह नहीं है, बट वो प्रदर्शित कर, वो दूसरा क्या चीज बता रहा है, वो किस चीज का सिंबल है, ठीक है ना। तो वो ह्यूमैनिटी, हम हम्बलनेस का, हमारी, हमें रिस्पेक्ट देनी है हर एक जीवित चीज को, कि वो गॉड क्रिएशन है और भगवान ने किसी पर्पज से बनाया है। ठीक है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूंगी, एंड इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्रुप में, आप मैम कर देंगी, तो फिर आप ये इजीली इसको रजिस्टर में आप उतार लीजिएगा। पिछला वाला मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सो I'll stop sharing here. अब हम आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेसन पे, राइट। एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेसन है बेटा, 3 विजन्स फॉर इंडिया। दिस इज योर 2.4। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को ढूंढने के लिए बोला है कि कौन कौन से राइट्स हैं हमारे, जिसकी की हम बात करते हैं। अब वो आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसका एज अ प्री रिक्विजिट मैं आपको डाल दूंगी, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी किताब है संविधान की, आपने सुना होगा, जो उसके अंदर हमें कैसा, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, हमारे क्या हक हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं हमारी, हर चीज उसके अंदर बड़ी क्लियरली लिखी गई है। ठीक है, और उसको हम समय समय से हम उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, हम उसमें चेंजेस लाते हैं, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं किया जाता। और हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमें हर एक को अलाउ करना चाहिए कि उसको एजुकेशन भी फ्री मिले, उसको बोलने का हक मिलना चाहिए, वो अपनी मतलब राइट टू हर चीज की उसको एक आजादी मिलनी चाहिए करने के लिए, ना कि हमने उसकी आजादी छीननी है। लेकिन साथ साथ अगर उसकी आजादी दी है हमने उसको, तो उसका हमने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट मिस यूज आवर राइट्स। इनफैक्ट हमारे साथ राइट्स एंड ड्यूटीज दे गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे कुछ हक हैं, राइट्स हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, है ना। हमें हमें कुछ ऐसे काम है ना जो कार्य अपने नेशन के लिए, हमारे देश के लिए, इस वर्ल्ड के लिए हमें करने हैं।
करने हैं कि नहीं करने, हमें सेल्फिश तो नहीं बनना। अभी हमने वर्म में भी वही सीखा था, द वर्म पोम में, तो आप उससे बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि हमें वो चीज, अगर हमें आजादी मिली है, ठीक है, 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, अपने अपने मम्मी पापा से, दादा दादी, नाना नानी से सुना होगा, और उनके जाने के बाद अगर हमें फ्रीडम मिली है तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट फ्रीडम, राइट। हमें उसका मिसयूज नहीं करना है। और हम जब तक फ्री हैं और आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, हम अपने पे निर्भर है, बेटा हमारी इज्जत सारी दुनिया करेगी। और जब हम दूसरों पे निर्भर करने लगते हैं ना, वो कार्य करने के लिए भी जो कि हम खुद कर सकते हैं, तो हमारी हम वी लूज आवर रिस्पेक्ट, हम अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, हमारे कोई भी इज्जत नहीं करता। तो श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ही वाज आवर प्रेसिडेंट, ही वाज लाइक, उनको हम कहते थे द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के, he was the he headed। मिसाइल का मतलब होता है, he was called the missile men missile of India। एक वुमेन मिसाइल ऑफ इंडिया भी है, लेकिन मेन मिसाइल का मतलब होता है, मिसाइल क्या होती है, एक ऐसा वेपन जो कि बहुत तेजी से विथ फुल एनर्जी एंड पावर जो है एयर में, हवा में जाता है, छोड़ते हैं हम मिसाइल, देखे ना। अब जैसे मैंने आपको तलवार का एग्जांपल दिया था, वो तो बहुत पुराने जमाने में होता था जब राजा महाराजा थे, अब तो राजा महाराजा नहीं है। अब हम लोग जो है जिस उसमें रह रहे हैं, जमाने में रह रहे हैं, उसके अंदर तो अब हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, हमने बहुत, वी हैव इवॉल्व्ड, हम लोग बहुत आगे निकल गए। तो हालांकि हम अभी भी ये कहते हैं कि हमें ऐसे वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेपन्स हियर, हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इनको हम जो है मेन मिसाइल हम इसलिए बोलते थे क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही इंटेलिजेंट, और इनका इंसान थे, बहुत छोटे से गांव से आए थे, ठीक है, और जहां पर उनको शायद स्कूल भी जाने के लिए कई मीलों दूर चल के जाना पड़ता था, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। और सोचिए कि वो हमारे, मतलब उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, उनकी कंट्रीब्यूशन को, उनकी योगदान को नजर में रखकर ही उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, स्टेट्स थ्री विजन्स। विजन्स का मतलब, अब आप विजन को दृष्टि मत समझना, विजन का मतलब हम कहते हैं ना, हम देख पा रहे हैं, देख सकते हैं, उसको हम विजन बोलते हैं, दैट इज दृष्टि। लेकिन यहाँ पे विजन का मतलब होता है कि वो विजुअलाइज करते थे, वो अपने इंडिया को कहाँ तक पहुंचाना चाहते थे, अपने भारत को कहाँ पहुंचाना चाहते थे, वो क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, ठीक है। और उस तक यही नहीं है कि सिर्फ विजन ही किया, हमने सोचा जी कि हम ये करेंगे वो। कितनी बार आप लोगों से पूछा जाता है ना कि आप क्या सोचते हो, आप क्या, आपको अपने बारे में क्या विजन है, कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ के अंदर, या किसी और के चीज के लिए क्या विजन है, मतलब आप क्या सोचते हो कि वो चीज आगे जाके कहाँ तक पहुंच जाए, क्या कहाँ तक ले जाना चाहते हो। तो जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने एक विजन रखा था इंडिया के बारे में, वो चाहते थे इंडिया ऐसा बने, ठीक है, और वो उसके लिए तत्पर थे हमेशा। ही वॉज ऑलवेज मेकिंग एफर्ट्स, और उन एफर्ट्स में से, वो एफर्ट किन चीजों पे बेस्ड थे, तीन चीजों पे बेस्ड थे। देयर वर थ्री विजन्स फॉर इंडिया बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस that he has witnessed in the history of the nation, and during his own career as a missile scientist. Dr. Dr. Kalam's three visions for India are freedom, development, and standing up. What is freedom? आजादी, आपको पता है, और आपने इसी फ्रीडम की बात हमने अभी द वर्म में भी की थी कि हम उसको फ्रीडम देनी चाहिए, हमें वर्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी जिए। तो ये फ्रीडम तो बेटा बहुत कीमती है, isn't it so valuable? हम लोग उसको हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अपनी फ्रीडम को खो दें इतने सालों के बाद जब हमें फ्रीडम मिली। तो वो कहते हैं इंडिया अगर फ्री रहेगा, अगर इंडिया पे कोई और देश आके अपना हक नहीं जमाएगा, डेवलपमेंट्स होंगे, अगर हम
आगे आगे हम जो है अपनी कोशिशें करके इंडिया को और आगे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए तो हमें बहुत बहुत सारे स्टेप्स उठाने, एंड स्टैंडिंग अप, अपने हैव सेल्फ, बी सेल्फ रिलायंट, जो भी करना है खुद करना है। ठीक है, अपने आप करना है हर चीज के लिए। बाहर की कंट्रीज पे ये नहीं है कि हम खुद तो कुछ करें नहीं और बाहर से चीजें मंगा मंगा के अपने देश में यूज करें। क्यों करें हम ऐसा? नहीं, ठीक है ना। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी बेटा, दूसरे देश हमारी रिस्पेक्ट किसी हाल में नहीं करें। दे विल ऑलवेज बी लिटिल अस। बी लिटिल का मतलब वो कहेंगे अरे तो बेकार है इंडिया, ऐसे कहेंगे। पर हम इंडिया तो बेकार नहीं है ना बेटा, हमारा देश। द फोकस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इज ऑन डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा आपकी कितनी काबिलियत है। ठीक है, कितनी का। अब आप एक सोचो, पानी से आपने सोचा बिजली बनानी है, हवा से आप बिजली बनाते हो, सोलर एनर्जी यूज करते हो, बिजली बनाते हो। तो इनमें क्या है? पोटेंशियल है ना, एक एनर्जी, एक उनके अंदर कैपेसिटी है, वो चीज है उनके अंदर जिसको कि हम बाहर निकाल के अपने किसी काम में यूज कर सकते हैं। आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा समझते हो, तो आपको उसी को पहचानना है, अपनी पोटेंशियल को, अपनी अंदर जो काबिलियत है उसको पहचानना है और पहचान के उसको बाहर लाना है, तभी आप ग्रो कर सकते हो। तो द फोकस, उनका फोकस किस पे था कि जो इंडिया की जो पोटेंशियल है उसको हम वी यूज इट टू द फुलेस्ट, हम उसको पूरा पूरा यूज करें। ठीक है, and while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times। और आज की डेट में आपने पता है कि हम लोगों ने पहले सिर्फ नासा जो अमेरिका में है वो भेजा करता था सैटेलाइट्स, लेकिन अब इंडिया भी करता है। ठीक है, हम लोग इतने सेल्फ रिलायंट हैं, हम लोग डिजिटली हम इतने आगे चले गए हैं। कितनी कंपनी से जो बाहर थी, बाहर के देशों में हम वहां से सामान मंगाते थे, अब हम अपनी ही कंट्री में बनाते हैं। ठीक है, और हम, आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि हम हर तत्पर हैं इसी चीज को कि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना दें, सेल्फ सफिशिएंट बना दें। हमें किसी और देश पे नहीं निर्भर करना अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए या अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर देखना कि बाकी की कंट्रीज कैसे हम लोगों के पास आती हैं चीजें मांगने के लिए, या हमें रिस्पेक्ट देती हैं। ठीक है ना बेटा, तो उन्होंने ये चीज देख ली थी कि ऐसा अगर किया जाएगा तो हम इंडिया को ग्रो करवा दें। हम, इंडिया विल बी अ प्रोग्रेस्ड कंट्री, नॉट अ प्रोग्रेसिंग कंट्री। अब इसके अंदर भी फर्क है। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेस्ड डेवलप्ड कंट्री होते हो, आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर बन जाते हो। ठीक है, यूएनओ का सुना होगा, बॉडी एक है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपने पढ़ी होगी, समझी होगी। वो आप समझो वो पूरे वर्ल्ड को चलाती है, पूरे वर्ल्ड को देखती है। कहीं कोई गलती होती है, कहीं वॉर्स होती हैं, कहीं कुछ होता है, तो वो वहां पर जो है अपना हस्तक्षेप करती हैं, इंटरवेंशन करती हैं। राइट, तो वो ये कह रहा है कि वहां पर लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, जो बिल्कुल मतलब अपने वो अब क्या बोलते हैं, आगे निकल गई हैं, बहुत आगे निकल गई हैं टेक्नोलॉजी में, हर चीज में। तो उनको हम परमानेंट मेंबर बना देते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं ये स्थायी रूप से हमारे मेंबर है। लेकिन बाकी कंट्रीज तो नहीं, हम भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हम कब होंगे? जब हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। हम उनके वो जो उन्होंने रूल्स जो उन्होंने सोचे ना कि नंबर 1 ये कंट्रीज जो अगर ये पूरा हमारा ये सब पूरे कर देती हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं टू बिकम अ परमानेंट मेंबर, अगर हम लोग उसको हम उसे कर लेते हैं तो तभी हम परमानेंट बन सकते हैं, तभी हम एक डेवलप्ड प्रोग्रेस्ड कंट्री कहलाई जाती है। ठीक है ना, लेकिन अभी भी हम जूझ रहे हैं बहुत सारी चीजों से अपनी कंट्री की। तो हमें अपनी कंट्री का को बहुत आगे ले जाना है, और उसके लिए हर एक देशवासी का एक
ड्यूटी है, राइट्स तो हमें मिल गए, फ्रीडम तो हमें मिल गई, लेकिन अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपना योगदान दें, अपने लेवल पे दें, अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से दें, ताकि हम अपने देश को आगे पहुंचा सकें। ठीक है, राइट? इफ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अब ये बात आप ध्यान रखो। अभी मैंने आपसे कहा, अगर हम आजाद नहीं हैं अपनी सोच में, सिर्फ फिजिकली नहीं, अपनी सोच से भी, अगर हम आजाद है फिजिकली पर सोच हमारी वही है कि हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमने बाहर से चीजें मंगानी है, हम तो ये कर ही नहीं सकते, हम हाथ पैर छोड़ दें, तो हमें अपनी सोच में भी तो आजाद, हमें आजाद होकर, हमें फ्री होके, फ्री माइंड से हमें अपनी काबिलियत को पहचानते हुए योगदान देना है, इसे आगे ले जाने के लिए तत्पर रहना है, काम कार्य करते रहना है। ठीक है, तभी हमें बाकी की कंट्रीज से बेटा रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें इज्जत मिलेगी। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। उन्होंने क्या कहा अब्दुल कलाम जी ने? यहाँ पे आई कौन है? अब्दुल कलाम जी। मेरे पास 3 विजन्स हैं। इन 3000 years ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री को, इतिहास को कितने साल हो गए बेटा? 3000 साल। अब तो 3000 साल की जो हमारा इतिहास है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम एंड इन्वेडेड अस। ये तो आपने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा कि समय समय पर हमारी देश में लोगों ने जो है हमला किया। ठीक है, और नहीं भी हमला किया तो उन्होंने यहाँ आकर हमें रूल करने की कोशिश की, और ब्रिटिशर्स ने तो रूल करा ही करा। तो इन्वेडेड का मतलब है वो हमारी कंट्री के अंदर आ गए। ठीक है, और हमने उनको अलाउ भी कर दिया कि वो आए। तो कौन कौन थे जो ऐसे जो आए? कैप्चर्ड आवर लैंड। उन्होंने आने के बाद क्या, इस बैठे नहीं रहे, उन्होंने हमें कैप्चर कर लिया, हमारी जमीनों को हड़प लिया। ठीक है, एंड कॉन्कर्ड आवर माइंड्स। और उन्होंने हमारे दिमागी तौर से हमारे माइंड को भी कॉन्कर कर लिया, मतलब जीत लिया। कैसे जीत लिया? हमें ये जता दिया कि अगर वो नहीं है तो हम डेवलप नहीं हो सकते, हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते जीवन में। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या चीज ये कह के हमारे कंट्री में आ गए, घुस गए। अब जैसे आपका घर है, कोई आके आपके घर में बैठ जाए, कहे कि नहीं नहीं आप तो घर नहीं चला सकते, मैं चलाऊंगा या मैं चलाऊंगी आपका घर, तो नहीं करना चाहिए ना, और धीरे धीरे वो कब्जा कर ले आपके घर के ऊपर। तो यही हुआ हमारे साथ। इतिहास हमें यही बताता है, हिस्ट्री, कि दे केम, दे इन्वेडेड इंडिया एंड दे कॉन्कर्ड आवर माइंड्स। कॉन्कर्ड का मतलब उन्होंने हमें मानसिक रूप से जीत लिया। हम कुछ तो कमजोर थे, तो शायद जीत लिया, और कुछ हमारे दिमागों में ये बिठा दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हम ही करेंगे तुम्हारी भलाई। पर वो भलाई करने नहीं आए थे, वो हमारे ऊपर रूल करने आए थे। ठीक है ना? तो फ्रॉम अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम द ग्रेट बोलते हैं, ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स, द पोर्चुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, all of them came and looted us and took over what was ours। और ये समय समय पर जो है सारे पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, ये सब आते रहे। ब्रिटिशर्स तो क्या कहकर आए कि जी इंडिया में तो जो है हम बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इंडिया तो बहुत रिच है, ये तो सोने की चिड़िया कहलाई जाती है, यहाँ पे तो बहुत तरह तरह के स्पाइसेस, पता है इंडिया में साउथ साउथ आप तो साउथ में ही हो, वहां पर बहुत सारे मसाले हैं, वहां पे ग्रो करते हैं, वहां का जो मिट्टी है वो उसको सपोर्ट करता है, वहां पे बहुत सारे मसाले उगते हैं। और इन मसालों के ऊपर उन्होंने सोचा कि हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड का मतलब व्यापार करेंगे, हम इनको पैसा देंगे, डॉलर्स देंगे, और हम इनसे इनका सामान ले खरीद लेंगे। पर ये सब बेटा उनका, वो हमें बेवकूफ बना रहे थे। वो उनका एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ से चीजें ले जा रहे थे और अपनी कंट्री में फ्री में, कोई पैसा नहीं दे रहे थे। शुरू में उन्होंने किया थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ के नवाब और राजा लोग बड़े कमजोर हैं, और हम उनको डरा धमका के उनके ऊपर रूल करके हम इनकी चीजें फ्री में यहाँ से ले जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ से तो हमारे लूटेड, मतलब वो तो हमें लूट के ले गए, हमारा सामान ही ले गए यहाँ से बिना हमें कुछ पैसा दिए। ठीक है ना? और ये जो है इतिहास इसका साक्षी है। साक्षी का मतलब है विटनेस है। History is the witness. Yet we have not done this to any other nation। लेकिन हमारे अंदर संस्कार ऐसे हैं,
इंडिया ने कभी किसी कंट्री को रूल नहीं किया बेटे, कभी किसी कंट्री पे अपना दबाव नहीं डाला, ना अपना फालतू का कोई हक जगह जताने की कोशिश करे। तो हम लोगों के ऐसे वैल्यूज ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसे संस्कार दिए ही नहीं। तो कहते हैं वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, हमने तो किसी को नहीं जीता। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड एंड देयर कल्चर एंड देयर हिस्ट्री एंड नॉट ट्राई टू, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ सो दैट आपको पता चल जाए मैं कहाँ पर हूँ। वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, हमने किसी को नहीं जीता, हमने किसी की जमीन नहीं हड़पी, ग्रैब्ड, हमने किसी के कल्चर को रोंदा नहीं, एंड देयर हिस्ट्री, ना हमने उनके, जैसे यहाँ पर हमारे मंदिर तोड़ दिए या और भी प्लेसेस थे जहाँ पे उन्होंने अपने फायदे के लिए तोड़ा, जो भी किया, खैर हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हमने ऐसे काम नहीं किए। दिस इज व्हाट ही सेड, नॉट राइट टू फोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम, और ना ही हमने अपनी सोच को किसी के ऊपर हावी किया, ठीक है। या हमने ये नहीं बोला कि जी हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो तो बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि जीना। तो हमने अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपनी सोच, अपना हक सब कुछ दूसरे के ऊपर डाल, मतलब उसको दबा दिया, क्रश कर दिया। तो हमने तो नहीं किया बेटा, इंडियंस ने तो नहीं किया। सो व्हाई, कहते क्यों नहीं किया? बिकॉज वी रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, बिकॉज इंडियंस दे बिलीव इन लिव एंड लेट लिव, जो मैंने आपको द वर्म में बताया, जियो और दूसरों को भी जीने दो भाई, डोंट एनक्रोच देयर स्पेस, उनकी जो, उनकी अपनी जो जगह है उसको मत छीन लो, उसके अंदर मत घुसो, ठीक है बेटा। तो ये आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उसके आगे चलते हैं। दैट इज वाई, अब मैं ये वाला हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट आप देख लेंगे, मैं अब इसको पढ़ रही हूँ, ठीक है बेटा। दैट इज वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज फ्रीडम, कहते हैं मैं इसीलिए, क्योंकि हमें समय समय पर बार बार हमें दूसरी कंट्रीज ने आकर रूल किया, हम पे हक जताया, हमें जीने नहीं दिया, मैं इसीलिए फ्रीडम की बात करता हूँ। ये बोला अब्दुल कलाम जी ने कि दैट इज वाई माई फर्स्ट विजन, मेरा जो पहला विजन है, जो मेरी पहला जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि इंडिया वो बने, वो है कि इंडिया हमेशा फ्री रहे। आई बिलीव दैट इंडिया had its first vision of freedom in 1857, बेटा 1857 में, आपको पता है पहला गदर हुआ था, उसको हम गदर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मिड पार्ट ऑफ, आप इंडिया भी समझ लो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इतिहास में कि जो है बहुत सारे राजाओं ने मिलकर, जिसमें झांसी की रानी भी थी, वो सब ने मिलकर, बेगम हजरत महल थी, इन सब ने मिलकर जो है बहादुर शाह जफर, उन्होंने किसी के थ्रू करवाया था, इन सब ने मिलकर बेटा अपना पहली लड़ाई लड़ी थी इंडिपेंडेंस की, ठीक है। और ये पहली लड़ाई हमने बैरकपुर से शुरू की थी, और ये लड़ाई लड़ी गई, हमने पहला शस्त्र, पहली आवाज जो अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी, दैट वाज इन 1857, 1857, ठीक है, जिसको हम 1857 का गदर बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने तब किया था। उस टाइम पे अंग्रेजों की आंखें खुल गई थी, उन्हें इतना महसूस हो गया था कि इंडियंस आर नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस एनीमोर। वो अब मतलब उन्होंने सर उठा लिया है, ठीक है। तो दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन, कहते हैं कि हमारा, I believe that India had its first vision of freedom when we started the war of independence. It is this freedom that we must protect. अब हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको नर्चर करना चाहिए, इसको हमें पालना चाहिए, पोसना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया और पाला पोसा, ठीक है। तो अब हमें अपनी इंडिया की फ्रीडम जो हमें मिली है ना बेटा, उसको हमने पालना है, पोसना है, उसको प्यार से रखना है। ऐसा कोई काम या ऐसा कोई कदम नहीं उठाना या ऐसी मूर्खता नहीं करनी कि बाहर का कोई और देश अब फिर दोबारा हमें गुलाम बना दे, ठीक है। एंड
बिल्ड ऑन मतलब हमें आगे अग्रसर रहना है, प्रोग्रेस करते रहना है, ठीक है। इफ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम फ्री नहीं है तो हमें कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, हमारी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। माई सेकेंड विजन, अब वो मैं इधर पढ़ रही हूँ बेटा, दैट वॉज द फर्स्ट विजन। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। अब मेरा दूसरा कदम क्या है, दूसरा कदम ही, दूसरा सोच, मेरी जो दृष्टि, दृष्टि भी नहीं बोलेंगे, दूरदर्शिता शायद हम बोलते हैं ना, कि है कि मेरा कंट्री डेवलप करे, ठीक है। अब फॉर 50 years वी हैव बीन डेवलपिंग नेशन, अभी तक हम डेवलप ही कर रहे हैं। अभी अगर मैं ही सोचती हूँ कि अगर अंग्रेजों ने हम पे नहीं गुलामी हमें की होती तो हो सकता है अब तक हम तो सोने की चिड़िया कहलाते थे, यहाँ तो दूध और दही की नदियां बहती थी बेटा। हमारा कंट्री इतना रिच था और इतना सुंदर कि आज हम शायद डेवलप नेशन हो जाते, बट वी हैव गॉन बैक इन टाइम। क्यों? क्योंकि हमारा सामान, हमारे रिसोर्सेज जो थे वो सारे छीन लिए गए। तो हमें लड़खड़ाते हुए हम खड़े हुए, और खड़े होकर अब हमने चलना सीखा, लेकिन हमने तो दौड़ना है ना। सिर्फ दौड़ दौड़ चलकर तो हम अपनी मंजिल तक या अपने विजन को प्राप्त नहीं कर सकते ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने दौड़ना है। और दौड़ने के लिए बेटा हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हमें बहुत हिम्मत और अपने अंदर ताकत लाने की जरूरत है, ठीक है ना। बैसाखी का मतलब हमें दूसरों का सहारा नहीं लेना। दूसरी कंट्रीज का अगर हम सहारा लेंगे तो वी आर नॉट डेवलप्ड एट ऑल। तो हमें, आप जैसे आपने देखा ना, जब किसी कोई इंसान नहीं चल पाता तो बैसाखी लेके चलता है। सो व्हाई शुड वी टेक हेल्प ऑफ क्रचेस टू वॉक? वी डोंट हैव टू वॉक, वी हैव टू रन। हमें तो भागना है, दौड़ना है और अपने नेशन को, कंट्री को आगे ले जाना है। तो ऐसी सोच थी अब्दुल कलाम जी की। We are among the top 5 nations of the world in terms of gross GDP, gross domestic product. We have 10% growth rate in most areas. अब जीडीपी आप बहुत डिटेल में नहीं समझ पाओगे, बट एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने देश में से गरीबी हटानी, ठीक है। और ये तभी हट सकती है जब हमारा हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, राइट। अगर हम अनपढ़ रह जाएंगे बेटा तो हम क्या कमाई करेंगे? हमें ये तो नहीं है कि थोड़े पैसे ही कमा के हमें रह जाना है। हमें अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं, हमें आगे चलना है, ठीक है। अब अगर हर एक इंसान से, आप सोचो, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारा आधे से ज्यादा नेशन गरीब रहेगा या कम कमाएगा पैसे, तो हमारा जो जीडीपी हमारा ग्रो करेगा ही नहीं। हमें आगे, और उसके लिए बेस क्या है? एजुकेशन, पढ़ाई। जब तक पढ़ाई, हमारा हर एक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो आई थिंक वी शुड प्रेज प्रेमा मैम, इजंट इट, कि आप सब जुड़े हुए हैं अपनी टीचर्स के साथ। शी हैज मेड दिस एफर्ट एंड आई थिंक शी हैज टेकन वन, दिस इज हर बिग लीप को, या बिग स्टेप बोलो, बहुत बड़ा स्टेप है जो उन्होंने इस तरह की का कार्य किया कि आप सब इतनी दूर बैठे हैं, हम आपसे इतनी दूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप मेरे पास हो और मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, isn't it? तो ये हम सिर्फ एक इंसान की ही सोच या एफर्ट नहीं होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको आगे ले जा रही हूँ, यहां से मैं पढ़ रही हूँ। Our poverty levels are falling and our achievements are being globally recognized today. अब जितना हमारी कंट्री पहले थोड़ी सी मतलब पॉवर्टी लेवल जो है हाई था, अब वो धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है। और ये क्यों गिर रहा है? क्योंकि अब जागृति आ गई है, घर घर में लोगों को ये पता चल गया है दैट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर हमारे पास ज्ञान है, अगर हम पढ़े हुए हैं, तो बेटा फिर तो कोई हमें नहीं रोक, वी आर अनस्टॉपेबल ना। हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता प्रोग्रेस करने से। और हर एक पढ़ा लिखा इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी कंट्री को आगे ले जाने में। हर इंसान की महत्ता है, ठीक है ना। Yet we lack the self confidence to see ourselves
एज अ डेवलप्ड नेशन। हमारे अंदर बस एक कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा हमें सोचना ही नहीं है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना खत्म नहीं करना है, हमने अपने पे पूरा भरोसा करना है कि हम कर रहे हैं और कर जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें वो भरोसा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है, अपने देश को आगे ले जाना है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट होना है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अभी मैंने आपसे ये बात करी थी कि हम लोगों को आत्मनिर्भर होना है, एंड सेल्फ एश्योर्ड, इजंट दिस राइट। वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैंने आपसे ये बात बोली है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड होना है। सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब अपने ऊपर पूरा भरोसा, ठीक है, कि हम कर जाएंगे, एंड सेल्फ एश्योर्ड है कि हमने ये हमारा टारगेट है, यस वी विल डू इट, वी विल अचीव इट, ठीक है। यू आर एश्योर्ड, अपने को एश्योर करो कि हम कर जाएंगे। सेल्फ, सेल्फ कौन हुए? हम, ठीक है। तो अगर हम ये करेंगे बेटा, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये दो बातें अब आपको याद हो गई। हमने कौन सी दो बातें करी कि इंडिया को फ्रीडम बहुत मुश्किल से 200 साल की गुलामी के बाद मिली, और हमें उसको पालना है, पोसना है, उसको हमने उसकी देखभाल करनी है, सो दैट नोबडी कैन कम एंड रूल अस। नाउ अब हमें हमारी आजादी नहीं छीननी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग क्या बोला बेटा? सेकेंड थिंग है डेवलपमेंट। अगर हम, हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो अपने देश को बहुत आगे ले जाएगा, कोई नहीं। और इंडियन ब्रेन्स तो बेटा, हम लोग तो वर्ल्ड वाइड वी आर नोन फॉर आवर इंटेलिजेंस, फॉर आवर नॉलेज। इंडियंस को तो कोई भी मैच नहीं कर सकता उनके इंटेलेक्ट में बेटा, उनकी इंटेलिजेंस को, ठीक है ना। तो हमें उस चीज को, बजाय दूसरों के देशों को जाके योगदान करें और वहां पर अपनी इंटेलेक्ट को यूज करके उसको आगे बढ़ाएं, हम अपने कंट्री को क्यों ना बढ़ाएं, ठीक है बेटा। एंड थर्ड थिंग नाउ ही टॉक्स अबाउट इज स्टैंड अप, स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। ये मैं अब, टाइम इतना रहा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लास्ट का ये बस ये वाला पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। आई हैव टू, ये मैं ये वाला पढ़ रही हूँ। I have a third vision, and that India must stand up to the world, or no one will respect us. Only strength respects strength. अब आपको ये मालूम है कि अगर एक कंट्री स्ट्रांग है, एक देश स्ट्रांग है, तो वो एक वीक कंट्री, एक कमजोर कंट्री को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। एक, अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो दूसरा स्ट्रांग कंट्री कहेगा, ओ ये तो बहुत स्ट्रांग है, इनसे तो हमें बहुत फायदे मिल सकते हैं, दे कैन हेल्प अस, है ना, इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। कुछ भी मतलब कैसे, चाहे हेल्प भी ना लो, फिर भी दे विल रेस्पेक्ट। सो दिस इज द म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपस में वो रेस्पेक्ट करेंगे। सो स्ट्रेंथ ऑलवेज रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, हमेशा दूसरे मजबूत देश को रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर। अब हमने सिर्फ अपने मिलिट्री पावर को ही आगे नहीं ले जाना है, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, वी हैव टू डू इट, ठीक है। हमारी जो फोर्सेस हैं, हमने उनको भी देखना है, सो दैट हमारे को कोई भी, हमारी कंट्री को कोई इन्वेड ना करे, कोई हिम्मत भी ना करे हमारी कंट्री की तरफ देखने को, ठीक है। बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पार्ट, हमें अपने कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना है, हमें कंट्री के इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। हर एक बच्चा पढ़कर नौकरी उसको इस कंट्री में मिल सके, ऐसा हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ना कि ये कि लोग जो है बिना नौकरियों के रहे, बिना काम के रहे, ठीक है। अगर काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर पैसा भी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो हमारे तो कंट्री फिर भी तो डेवलप तो कर ही नहीं सकती ना बेटा। तो हमने, नौकरी हमें मिले उसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है, और कंट्री डेवलप करे, स्टैंड अप करे जो भी, तो उसके लिए हमें नौकरी मिलनी जरूरी। तो वो अपॉर्चुनिटीज और वो मौके भी हमें अपने बच्चों को देने हैं। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, और दोनों चीजें एक साथ जाती हैं, मतलब मिलिट्री पार्ट एंड इकोनॉमिक पार्ट।
मिलिट्री पार्ट जो हमें फिजिकली प्रोटेक्ट करेगी, इकोनॉमिक पार्ट जो हमारे देश को अंदर से प्रोटेक्ट करेगी, अंदर से उसको नर्चर करेगी, अंदर से उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो लेसन को आगे ले जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। या मैम,